हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम हमारी वर्कशीट नंबर 29 करेंगे। तो जो आज की वर्कशीट है उसका टॉपिक है त्रिभुजों की सर्वांग समता। पिछली वर्कशीट में हमने सर्वांग समता को समझा था और त्रिभुजों में सर्वांग समता क्या आती है उसके बारे में भी कुछ समझा था। इस वर्कशीट में हम कुछ नियमों को समझेंगे कि किन्हीं दो त्रिभुजों को हम किन नियमों के आधार पर सर्वांग सम कह सकते हैं। तो देखिए, शुरू करते हैं हमारी वर्कशीट। आइए बच्चों, अब हम उन कसौटियों या फिर नियमों को समझेंगे जिनकी सहायता से हम दो त्रिभुजों को सर्वांग समता की जांच कर सकते हैं। इनमें से किसी एक कसौटी को पूरा करने वाले दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। जो नीचे कसौटियां या फिर नियम दिए गए हैं उनमें से अगर किसी भी एक को अगर पूरा करता है दो त्रिभुज तो उनको हम सर्वांग सम कहेंगे। तो जो हमारी पहली कसौटी है वो है भुजा भुजा भुजा। यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हों तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में AB बराबर है PQ के, BC बराबर है QR के और AC बराबर है PR के। ये तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं। ये इसके बराबर है, ये वाली इस भुजा के बराबर है और ये वाली इस भुजा के बराबर है। इसलिए हम क्या बोलेंगे कि त्रिभुज जो ABC है वो त्रिभुज PQR के सर्वांग सम है। और नियम कौन सा लगा? साइड 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 या फिर भुजा भुजा भुजा। जो दूसरी कसौटी उन्होंने दी है वो है भुजा कोण भुजा। दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं और उनका अंतर्गत कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके अंतर्गत कोण के बराबर हो। अब देखो, अंतर्गत कोण से क्या मतलब है? जैसे मान लो ये दो भुजाएं हैं, ये दो भुजाएं हैं, तो जो इनसे जो कोण बन रहा है ना उसको हम बोलेंगे अंतर्गत कोण। तो इन्होंने लिखा है त्रिभुज LMN और त्रिभुज DFE में LN बराबर DE है। ये जो ये भुजा है ये इसके बराबर है। MN बराबर FE है, ये भुजा इसके बराबर है और जो कोण है ये जो अंतर्गत कोण है वो इस कोण के बराबर है। तो देखो यहाँ से पता चल रहा है ना कि साइड ये तो भुजा, ये कोण एंगल और ये फिर से भुजा, तो इसको हम बोल देंगे साइड एंगल साइड। तो जो त्रिभुज LMN है वो त्रिभुज DFE के सर्वांग सम होगा साइड एंगल साइड नियम से। अब देखो यहाँ पे इन्होंने ना इस DFE को ना थोड़ा बोल्ड करके दिखाया है। इसका कारण क्या है? हम मोस्टली तो नॉर्मल ऐसे लिखते हैं DEF, लेकिन इन्होंने लिखा DFE। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे अगर हम देखना चाहें कि M, तो M के संगत कौन सा कोण है? यहाँ से हमको पता चलता है कि M के संगत F है। ऐसे ही N के संगत कौन सा है? N के संगत E है और L के संगत D है। आगे हम हमारी जो तीसरी कसौटी है उसको देखें कि तीसरी कसौटी कोण भुजा कोण। दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं यदि एक त्रिभुज के दो कोण और उनके अंतर्गत भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोणों और उनकी अंतर्गत भुजा के बराबर हो। अब देखो, हमने पहले देखा था अंतर्गत कोण, अब देख रहे हैं अंतर्गत भुजा। तो अंतर्गत भुजा से क्या मतलब है? जैसे मान लो ये एक त्रिभुज है तो इसमें ये कोण और ये कोण, इनके बीच में जो भुजा है उसको हम बोलेंगे अंतर्गत भुजा। तो यहाँ पे भी लिखा है त्रिभुज DEF और त्रिभुज QRP में DE बराबर है QR के, एंगल D बराबर है एंगल Q के और एंगल E बराबर है एंगल R के। इसलिए कोण भुजा कोण एंगल साइड एंगल कसौटी से त्रिभुज DEF सर्वांग सम होगा त्रिभुज QRP। जो चौथी कसौटी इन्होंने लिखी है वो है समकोण कर्ण भुजा। तो इसका मतलब यहाँ से हमको ये तो पता चलता है कि अगर दो त्रिभुज समकोण होंगे उन्हीं में ये कसौटी लगेगी। यदि दो समकोण त्रिभुजों में एक त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा क्रम से दूसरे त्रिभुज के कर्ण और एक भुजा के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। अब देखा त्रिभुज PQR, इस त्रिभुज और त्रिभुज BAC, यहाँ से हमको क्या पता चलता है कि B के संगत P है, Q के संगत A है और R के संगत C है। में QR बराबर AC है, QP बराबर AB है और जो एंगल R बराबर एंगल C बराबर 90 डिग्री है। इसलिए समकोण कर्ण भुजा कसौटी से ये जो त्रिभुज है त्रिभुज PQR है वो सर्वांग सम होगा त्रिभुज BAC के। अब इन्होंने कहा कि
अब आप प्रयास कीजिए, नीचे दिए गए त्रिभुजों में से सर्वांग त्रिभुजों के जोड़ों को पहचान कर लिखें। ये भी बताइए कि आपने सर्वांग समता की किस कसौटी का उपयोग किया है। हमको ये भी बताना है कि कौन सी कसौटी हमने उपयोग में ली है। तो सबसे पहले अगर अपन ये त्रिभुज देखते हैं, तो देखो इसका देखो 90 डिग्री इसमें, तो इसमें 90 डिग्री है, तो कुल मिला के ये और ये सर्वांग सम हो सकते हैं। तो चेक करते हैं। सबसे पहले हमको नाम देखना है कि कौन सा कोण किसके संगत है। तो यहाँ से देखो कोण बी पे है, ये कोण एन पे है, तो ये तो पता चलता है कि बी है वो एन के संगत है। और देखो ये जो भुजा है एम एन, ये 5 सेंटीमीटर, इसमें 5 सेंटीमीटर बी सी है, तो एम है वो सी के संगत है, और जो बच गया ए है वो ओ के संगत है। तो अगर त्रिभुज ए बी सी लिखता हूँ तो ये किसके संगत होगा या फिर किसके सर्वांग सम होगा। त्रिभुज ए के संगत कौन सा था, ओ, फिर बी के संगत था एन, और सी के संगत है एम। तो हम इन दो त्रिभुज में बात करेंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ओ एन एम में। अब हम चेक करेंगे कि हमें क्या क्या दे रखा है। तो इससे यहाँ से हमको पता चल रहा है कि एंगल बी है वो बराबर है एंगल एन के बराबर 90 डिग्री। दूसरी चीज़ हमें पता चल रहा है कि ए सी है वो बराबर है इसके, ए सी बराबर है ओ एम के बराबर 8 सेंटीमीटर। और जो तीसरी चीज़ हमें मिल रही है बी सी, वो बराबर है एन एम के बराबर 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमको क्या पता चल रहा है, देखो यहाँ पे एक समकोण है, उसका कर्ण है और एक भुजा है। यहाँ से हम कहेंगे कि जो त्रिभुज ए बी सी है ना, वो सर्वांग होगा त्रिभुज ओ एन एम के। और नियम कौन सा लगेगा, आर एच एस नियम से। अब अगर दूसरा देखना चाहें तो दूसरा चलो उदाहरण हम लेते हैं ये वाला। तो इसमें अगर देखें तो डी है वो संगत हो रहा है एस के, और फिर देखो भुजा 6 सेंटीमीटर ये है ना, और इसमें 6 सेंटीमीटर ये है, तो मतलब एफ संगत है टी के और जो ई संगत है वो यू के। तो इससे नाम क्या निकल के आता अपने पास, त्रिभुज डी ई एफ और त्रिभुज डी के संगत कौन था एस, और जो ई है उसके संगत कौन था यू, और जो एफ है उसके संगत कौन था टी में। अब हमारे पास जो जो चीज़ है वो लिखेंगे। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि डी ई है वो बराबर है एस यू के बराबर है 5 सेंटीमीटर। दूसरी चीज़ हमें पता है कि जो एंगल डी है वो एंगल एस के बराबर है 65 डिग्री। तीसरी चीज़ हमें पता चल रहा है कि जो साइड डी एफ है वो बराबर है एस टी के बराबर 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि त्रिभुज डी ई एफ है वो सर्वांगसम होगा त्रिभुज एस यू टी के। और नियम कौन सा, देखो यहाँ से एक साइड फिर एक कोण और फिर से एक साइड। तो यहाँ से हम लिखेंगे साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा नियम से। तो हमने दो त्रिभुज देख लिए हैं, एक इसके साथ सर्वांगसम है, ये त्रिभुज इसके साथ सर्वांगसम है। एक इस त्रिभुज का और देखते हैं। तो इसमें देखते हैं कि कौन सा किसके संगत है। तो यहाँ से देखो एंगल इस पे है तो मतलब O है वो संगत W के है, 2 सेंटीमीटर ये है मतलब जो P है वो संगत V के है, और जो बच गया R वो संगत Z के। तो हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज इसका नाम क्या है VWZ, और त्रिभुज V के संगत कौन था, V के संगत था P, फिर W के संगत था Q और Z के संगत था R में। कौन कौन सी चीजें हमारे पास है, PQ बराबर है VW के, कितना सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर।
एक चीज़। दूसरी चीज़ है एंगल, जो हमारे पास जो एंगल क्यू है वो बराबर है एंगल डब्ल्यू के 135 डिग्री। और तीसरी चीज़ हमें दे रखा है कि जो P है, जो ये एंगल P है, ये एंगल V के बराबर है, बराबर 30 डिग्री। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, ट्राइंगल PQR सर्वांगसम है ट्राइंगल VWZ के। और यहाँ से हमारे पास नियम क्या निकल के आता है, देखो, कोण भुजा कोण। तो कोण भुजा कोण, एंगल साइड एंगल नियम। तो हमने तीसरा जोड़ा भी देख लिया है, ये इसके सर्वांगसम था, ये इसके सर्वांगसम है और ये इसके सर्वांगसम है। अब देखो हमारे पास ये डायग्राम और बचा है, तो इसको देखें। इसमें कुछ एंगल तो कुछ है नहीं, इसमें और इसमें हमें सिर्फ भुजाएं दी हुई है। तो इसमें देखते हैं कि भुजा जो DF है वो भुजा GH भी हो सकती है और भुजा IH भी हो सकती है, लेकिन इसमें जो भुजा DE है वो भुजा GI के है। तो मतलब जो D है वो शायद तक संगत हो सकता है G के भी और संगत हो सकता है I के भी। फिर देखते हैं D के बाद में आता है DE। अगर हम लिखें DE है तो यहाँ से हम लिख सकते हैं GI। अब जो EF है, EF किसके बराबर है, EF IH के बराबर है, और जो GH है वो बराबर DF की है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ना कि ऐसा कुछ ट्रायंगल बनेगा, ये नाम बनेगा। तो हम लिखेंगे त्रिभुज DEF और त्रिभुज क्या नाम आया था, GIH में। अब इनमें क्या है, देखो DE है, जो DE है, ये जो DE है ये बराबर आया था GI के, बराबर है 5 सेंटीमीटर। ऐसे जो DF है वो बराबर है GH के 6 सेंटीमीटर। और ऐसे ही जो तीसरी भुजा बची है EF वो बराबर है IH के 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि त्रिभुज DEF सर्वांगसम होगा त्रिभुज GIH के, और नियम होगा, देखो तीनों भुजाएं तो हैं, तो भुजा 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 या फिर साइड 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 नियम से। तो हमने जो हमारी आज की वर्कशीट थी वो भी कंप्लीट कर ली है।